हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले चैप्टर पतझर की टूटी पत्तियां, जिसके लेखक हैं रविंद्रनाथ कलेकर। तो शुरू करते हैं। शुद्ध सोना और गिन्नी के सोने अलग होता है। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है, जिससे यह ज्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी हो जाता है। इस कारण औरतें अक्सर इसी से गहने बनाती हैं। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने की तरह होता है, परंतु कुछ लोग उसमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिलाकर चलाते हैं, जिन्हें हम प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्ट कहते हैं। परंतु व्यक्त के साथ उनके आदर्श पीछे हटने लगते हैं और व्यवहारिक सूझबूझ ही केवल आगे आने लगती है। यानी सोना पीछे रह गया और केवल तांबा आगे रह गया। तो इसमें बोला कि जा रहा है कि शुद्ध सोना और गिन्नी के सोने में अंतर होता है। जो हमारा गिन्नी का सोना होता है उसमें थोड़ा तांबा मिलाया जाता है और ये बहुत चमकदार होता है और शुद्ध सोना मजबूत होता है एज कंपेयर टू हमारा शुद्ध सोना। तो क्या बोला गया है कि जो हमारे शुद्ध आदर्श होते हैं, जो हमारे रूल्स होते हैं, शुद्ध आदर्श होते हैं, वो हमारे शुद्ध सोने की तरह होते हैं। परंतु इसमें लोग उसमें थोड़ी सी व्यवहारिकता, थोड़े से हमारे मेल जोल जो हमारे लोग करते हैं, व्यवहारिकता को मिला दिया जाए तब और जब मिलाकर उसको चलाया जाए तो उसको हम उन लोगों को बोलते हैं प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्ट। परंतु व्यक्त के साथ उनके आदर्श पीछे हटने लगे हैं और जब जैसे ही आगे बढ़ते जा रहा है, वक्त आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, वैसे जो आदर्श रूल्स हैं वो पीछे हट रहे हैं और व्यवहारिकता आगे आ रही है, जिसकी वजह से हमारा सोना, जैसे कि हमारा सोना पीछे हट रहा है और बस तांबा ही आगे आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग गांधी जी को प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्ट कहते हैं। वे व्यवहारिकता के महत्व को जानते थे, इसलिए वे अपने आदर्श को चला सके, वरना ये देश उनके पीछे कभी ना जाता। क्या बात सही है? परंतु गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर नहीं उतारते देते थे, बल्कि वे व्यवहारिकता को आदर्श के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोने में तांबा मिलाकर नहीं, बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उनकी कीमत बढ़ाते थे, इसलिए सोना ही हमेशा आगे रहता। तो क्या बोला गया है कि जो हमारे गांधी जी थे वो एक प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्ट थे। वो व्यवहारिकता के महत्व को जानते थे, इसलिए वे पूरे देश को चला पाए। और गांधी जी आदर्श को जो गांधी जी आदर्श को व्यवहारिकता के स्तर पर कभी नहीं उतारते थे, मतलब कभी भी आदर्श को रिप्लेस नहीं करते थे व्यवहारिकता के साथ, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्श के साथ में चेंज करते थे। और जिसके कारण, और जैसे कि हमारा जो सोना है, सोने में तांबा मिलाते नहीं थे, वो तांबे को सोने में मिलाते थे और जिसकी वजह से उसकी कीमत बढ़ जाती थी। इसलिए गांधी जी को प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्ट कहा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। व्यवहारवादी लोग हमेशा सज्जन रहते हैं, हर काम लाभ हानि का हिसाब लगाकर करते हैं। वे जीवन में सफल होते हैं, दूसरों को से आगे भी जाते हैं, परंतु ऊपर नहीं चढ़ पाते। खुद ऊपर चढ़ें और साथ में दूसरों को भी ऊपर ले चलें, यह काम सिर्फ आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्य जैसे कुछ है तो वह इन्हीं का दिया है। व्यवहारवादी लोग तो केवल समाज को नीचा गिराने का काम किया है। तो इसमें बताया गया है कि किस तरह आदर्शवादी लोग
व्यवहारवादी लोगों से बड़े होते हैं। जो व्यवहारवादी लोग होते हैं वो बड़े सज्जन होते हैं। वे हानि लाभ को देखकर हिसाब लगाकर ही अपना काम करते हैं और जीवन में सफल तो होते हैं पर दूसरे से आगे भी जाते हैं, परंतु कभी ऊपर नहीं चढ़ पाते। खुद ऊपर चढ़े और साथ में दूसरे को ऊपर ले जाए, ये सिर्फ एक काम सिर्फ आदर्शवादी लोग ही कर सकते हैं। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्य जैसे कुछ है समाज के पास, तो सिर्फ वो आदर्शवादी लोगों की वजह से ही है। व्यवहारवादी लोग तो केवल सिर्फ समाज को नीचे ही गिराते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। झेन की देन। लेखक जापान की यात्रा पर गए हुए थे। वहां उन्होंने अपने एक मित्र से पूछा कि यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारी सबसे अधिक होती है। इस पर उसके मित्र ने जवाब दिया, मानसिक। जापान में 80% लोग मनोरोगी हैं। लेखक ने जब वजह जानना चाहा तो उसके मित्र ने बताया कि जापानियों की जीवन की रफ्तार बहुत बढ़ गई है। लोग चलते नहीं, दौड़ते हैं। महीनों का काम एक दिन में करने की कोशिश करते हैं, का प्रयास करते हैं। दिमाग में स्पीड का इंजन लग जाने से 1000 गुना अधिक तेजी से दौड़ने लगता है। एक क्षण ऐसा भी आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है और इस कारण मानसिक रोगी बढ़ गए हैं। तो इसमें बोला गया है कि हमारा जो लेखक है वो जापान की यात्रा पर गए हुए थे, तो पर वहां उन्होंने एक मित्र से पूछा कि यहाँ पर लोगों को कौन सी बीमारियां सबसे ज्यादा अधिक होती है। तो उसके मित्र ने बताया कि मानसिक, दिमाग से रिलेटेड बीमारी। जापान में 80% लोग मनोरोगी हैं, मतलब मन से बीमार है, दिमाग से बीमार। लेखक ने वजह पूछी तो उसके मित्र ने बताया कि जापानी की जीवन की रफ्तार बहुत बढ़ गई है। लोग चलते नहीं, दौड़ते हैं और महीनों का काम एक दिन में ही करने की कोशिश करते हैं। उनके स्कूल बहुत लेट होते हैं, सुबह से 8-7 बजे चलते हैं और रात को ऐसे 8 बजे खत्म होते हैं। तो सोच लीजिए, दिमाग की स्पीड में इंजन और दिमाग की स्पीड का इंजन लग गया है और दिमाग में भी स्पीड का इंजन लग गया है, इसलिए वो बहुत अधिक तेज गति से काम भी करते हैं। और इसलिए जब दिमाग में ज़्यादा तनाव बढ़ जाता है तो जब इंजन टूट जाता है और इसकी वजह से उनको मानसिक रोगी बढ़ गए हैं। तो ये बस बता रहे हैं कि जो हमारे जापान के लोग हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वो महीनों का काम एक दिन में करने की कोशिश करते हैं, ये बता रखा है। और आजकल एनिमे बहुत मशहूर चल रही है जापान की। तो आगे बढ़ते हैं। शाम को जापानी मित्र उन्हें टी सेरेमनी में ले गए। यह चाय पिलाने की विधि है जिसे चा नो यू कहते हैं। यह एक 6 मंजिला इमारत थी जिसकी छत पर दपती की दीवारों वाली और चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पूर्ण कुटी थी। बाहर बेडम सा एक मिट्टी का बर्तन था जिसमें पानी भरा हुआ था, जिससे उन्होंने हाथ पांव धोए। तौलिया से पोंछकर अंदर गए। अंदर बैठे चाजीन ने उठकर उन्हें झुककर प्रणाम किया और बैठने की जगह दिखाई। उसने अंगीठी सुलगाकर उस पर चायदानी रखी। बंगाल की बगल में कमरे से जाकर बर्तन ले आया और उसे तौलिए से साफ किया। वह सारी क्रियाओं इतनी गरिमापूर्ण तरीके से कर रहा था जिससे लेखक को उसकी हर मुद्रा में सुर गूंज हो। वातावरण इतना शांत था कि चाय का उबलना भी साफ सुनाई दे रहा था। तो इसमें बोला गया है कि शाम को जापानी मित्र उन्हें लेखक को टी सेरेमनी के लिए ले गया और यहाँ चाय पीने की विधि को हम बोलते हैं चाय नो यू। जापानीज में इनको बोलते हैं चाय नो यू।
ठीक है। और कहते हैं, और जहाँ वो गए थे वही 6 मंजिला इमारत थी जिसकी छत पर एक दफ्ती की दीवारों वाली, मतलब दफ्ती मतलब एक लकड़ी की दीवार होती है और जिसको सरकाया जा सकता है, मतलब जिसको ओपन क्लोज किया जा सकता है, और चटाई की जमीन वाली एक सुंदर सी पूर्ण कुटिया, मतलब एक पूर्ण कुटिया, एक पत्तों से बनी हुई कुटिया थी। और बाहर बेडम सा एक मिट्टी का बर्तन था जिससे उन्होंने पानी भरा और अपने हाथ पांव धोए और तौलिए से वो पूंछ लिया। जब जैसे ही वो अंदर गए तो चाजिन वो होता है जो चाय पिलाता है, ने उठकर उनको झुककर प्रणाम किया और फिर उसने अंगीठी सुलगाकर उसने अंगीठी जलाई और उस पर चायदानी रखी और बगल के कमरे में जाकर बर्तन ले आया और उसे तौलिए से साफ किए, बर्तनों को उसने तौलिए से साफ किए और वहां सारी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण तरीके से कर रहा था कि हर मुद्रा से सुर गूंज रहे थे, ठीक है। और वातावरण इतना शांत था कि चाय की उबलने की आवाज भी उसको सुनाई दे गई लेखक को। तो आगे बढ़ते हैं। चाय तैयार हुई और चाजीन ने चाय को प्याले में भरा और उसे तीनों मित्रों के सामने रख दिया। शांति को बनाए रखने के लिए वहां 3 व्यक्तियों से ज्यादा को एक साथ प्रवेश नहीं दिया जाता। प्यालों में 2 घूंट से ज्यादा चाय नहीं थी। वे लोग होठों से प्याला लगाकर एक बूंद कर 1.5 घंटे तक पीते रहे। पहले 10-15 मिनट तक लेखक उलझन में रहे, परंतु फिर उनके दिमाग की रफ्तार धीमी पड़ी, तीर गई और फिर बिल्कुल बंद हो गई। उन्हें लगा कि अनंत काल में ही रहे हो कि उसके बाद उन्हें सन्नाटे की भी आवाज सुनाई देने लगी। इसका मतलब ये है कि जब चाजीन ने चाय बनाकर उनके प्याले में भर दी, फिर शांति बनाए रखने के लिए 3 से ज्यादा लोगों को अंदर आने नहीं दिया जाता। तो प्याले में 2-2 घुटी चाय थी, ज्यादा नहीं थी, पर तब भी इनको पीने के लिए 1.5 घंटे से ज्यादा टाइम लग गया। और पहले 10-15 मिनट तक तो लेखक को उलझन में रहे, परंतु उनके उलझन में थे 10-15 मिनट तक। तो उसके बाद जैसे ही उन्होंने चाय पी तो उनकी रफ्तार धीमी पड़ गई और एक टाइम आया कि वो पूरी दिमाग को बिल्कुल ही बंद हो गया और उनको लगा कि वो अनंत काल में आ गए हों और उनको इतना शांति हो गई थी कि उनको सन्नाटे की आवाज भी सुनाई देने लग गई। आगे बढ़ते हैं। अक्सर हम भूतकाल में जीते हैं या फिर भविष्य में, परंतु ये दोनों काल मिथ्या है। वर्तमान ही सत्य है और हमें उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते लेखक के दिमाग से दोनों काल हट गए थे, बस वर्तमान क्षण सामने था जो कि अनंत काल जितना विस्तृत था। असल जीना किसे कहते हैं लेखक को उस दिन मालूम हुआ। तो उसमें बोला गया है कि अक्सर हम लोग ना भूतकाल में हम अपने जो बीते हुए कल है उसको याद करते हैं, हम भविष्य आने वाले कल के बारे में याद करते हैं। हम ये नहीं देखते कि वर्तमान में हमारा क्या चल रहा है। हमारे वर्तमान ही क्योंकि सत्य है, हमारा वर्तमान में जी रहे हैं वही सत्य है। और चाय पीते हुए जब चाय पी रहा था लेखक, तो उसका दिमाग का सुन पड़ गया, वो वर्तमान में ही जीने लग गया, उसको वर्तमान में जीने लग गया और उसको वर्तमान भी अनंत काल जैसा लगने लग गया। और वो समझ गया, हमारा लेखक समझेगा कि असली जीना किसे कहते हैं, उसे आज मालूम हुआ जब उसने चाय पी। सो here and our chapter. So thank you for watching my videos. Bye bye.